हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9 स्टार्ट है बच्चों, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर कौन सा बच्चों? चैप्टर 9 है, लेक्चर नंबर 2 है आज का। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दावली या कुछ प्रयुक्त शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इस चैप्टर का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर उपसह संयोजी यौगिक। क्या? उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक या कार्बधात्विक यौगिक। मतलब इस चैप्टर में पूरा आप उपसह संयोजी यौगिक से ही संबंधित अध्ययन करेंगे। मतलब उपसह संयोजी यौगिक के अंतर्गत जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं तो वो यौगिक से ही रिलेटेड होगा। किसी भी उपसह संयोजी यौगिक को लेकर चलो, जैसे मैं ले लेता हूं, ये है आपका पोटेशियम बच्चों, और ये आपका आयरन है, ये केंद्रीय धातु परमाणु CnNe, यहाँ पे 6 लिगेंड हैं। जब ये टूटेगा तो K को अलग करोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा FeCN का होल 6। ये भी आपका एक प्रकार से बच्चों ये माइनस है, तो ये भी आपका केंद्रीय धातु उपसह संयोजी यौगिक है, ये भी आपका उपसह संयोजी यौगिक है। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिगेंड, जो यहाँ पर साइनाइड है। लिगेंड किसे कहते हैं? तो भैया कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो धातु परमाणु को, यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है, उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। सबको पता है ना, उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सके, वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा डी ब्लॉक के जो धातु तत्व हैं वही केंद्रीय धातु परमाणु आयन होते हैं। यहाँ पे जो आयरन है, आयरन का मतलब जो लोहा है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता है, इसलिए जो आयरन है केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। यदि कोई आपसे पूछ दे केंद्रीय धातु परमाणु कैसे आप समझोगे, तो ऐसा जैसे हम आपसे कहे पोटेशियम में क्षमता है क्या? नहीं है भैया, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो लेकिन हमारा जो आयरन है इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। और भैया कितने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए 6 लिगेंड जुड़े हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, और जो लिगेंड है बच्चों वो एक ऐसा परमाणु आयन या अणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, जिसमें कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि दे सकता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन क्या कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। वहीं पे जो संलग्नी है या लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, उसे हम बोलते हैं बच्चों लिगेंड। तो कोई भी परमाणु आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो लिगेंड कहलाता है, वो संलग्नी कहलाता है। जैसे यदि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा तो एक दंतुर कहलाएगा। जब बच्चों एक से अधिक, है ना, जो आपका एक दंतुर द्विदंतुर आप पढ़ोगे तो एक दंतुर में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखेगा और उसमें एक ही परमाणु एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन वहीं पे 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और उसमें मान लीजिए 2 लिगेंड उपस्थित है या 2 दाता परमाणु है, तो उसे द्विदंतुर पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना समझो कि कोई भी परमाणु आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे हम लिगेंड कहते हैं, और वह जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है उसे दाता परमाणु भी कहते हैं। दाता परमाणु, देने वाला दाता परमाणु है। चीजें क्लियर है? ये जो दाता परमाणु मतलब एक प्रकार से ऋणायन के रूप में भी हो सकता है, धनायन के रूप में भी हो सकता है, उदासीन के रूप में भी हो सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, वो आपका उदासीन भी हो सकता है। अभी फिलहाल संलग्नी के बारे में यदि बोला जाए तो संलग्नी बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लिगेंड या संलग्नी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर NH3 अमोनिया के 6 अणु लिगेंड के रूप में यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं। मतलब
यहाँ पे जो अमोनिया है NH3 है, ये छह अमोनिया है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 12 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कोबाल्ट। यानी कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों संलग्नी या लिगेंड का वर्गीकरण। मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका एक दंतुर, जिसमें एक दाता परमाणु हो वो एक दंतुर कहलाता है, और जिसमें बच्चों एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, यानी एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो, केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा हो, वो आपका एक दंतुर कहलाएगा। लेकिन वहीं पे बहुदंतुर की बात आ जाएगी, तो जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम बहुदंतुर कहते हैं। तो जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ये सब काम की चीजें हैं। IUPAC नाम पढ़ोगे बच्चों तो ये सब कुछ आपके काम में आने वाला है। मैं फिर वहां पे कहूंगा कि बच्चों प्लीज आप उस लेक्चर को देख लो जो बिल्कुल बेसिक है, जो पृष्ठभूमि है। यदि आपसे ये नहीं बनेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे ना? जैसे आप एक दंतुर लिगेंड के वर्गीकरण में बच्चों जो हमारा ऋणायनिक लिगेंड है इनको आपको तैयार करना है। CN क्या होता है? साइनाइड होता है, जिसका IUPAC नामनक्लेचर में साइनो एक दंतुर लिगेंड है। ये कार्बन, इसमें दाता परमाणु, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु, इसमें आपका सल्फर दाता परमाणु है। एक दंतुर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं बच्चों। ये साइनाइड है, IUPAC में साइनो। याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चीजें। IUPAC नामनक्लेचर तब तक नहीं बनेगा जब से आपको भैया एक दंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड के बारे में जानेंगे नहीं, इनका आप आवेश नहीं पहचानेंगे, इसमें धन आयन है, ऋण आयन है या उदासीन है। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर आइसोसाइनाइड, इसका भी -1, इनका सबका -1 लेकर चलेंगे। तो साइनाइड का IUPAC में नामनक्लेचर साइनो लिखते हैं, आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो लिखते हैं, थायोसाइनेट का थायोसाइनेटो लिखते हैं। ओ जोड़ते हैं बच्चों, ऋणात्मक है इसलिए ओ जोड़ेंगे। आइसोथायोसाइनेट का आइसोथायोसाइनेटो जोड़ेंगे। यहाँ पर ब्रोमाइड है तो ब्रोमो जोड़ेंगे, क्लोराइड है तो क्लोरो जोड़ेंगे। जब भी ऋणात्मक की बात आती है बच्चों तो ओ जोड़ते हैं। जैसे आयोडाइड है तो आयोडो जोड़ते हैं, हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो जोड़ते हैं, नाइट्रो है तो नाइट्रो ही रहेगा, नाइट्रीटो है तो नाइट्रीटो ही रहेगा, ओ जुड़ा है। नाइट्रेट का नाइट्रेटो हो जाएगा, एमाइड का एमिडो हो जाएगा, एसीटेट का एसीटेटो हो जाएगा, ऑक्साइड का ऑक्सो हो जाएगा, पराक्साइड का पराक्सो हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फिडो हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फिटो हो जाएगा, सल्फेट का सल्फेटो हो जाएगा, और थायोसल्फेट का थायोसल्फेटो हो जाएगा, कार्बोनेट का कार्बोनेटो हो जाएगा। अब कहोगे सर इसको कैसे याद करना है? बिल्कुल आप एक चार्ट बना लो। आप एक चार्ट बना लो, जहां पे सोते हो वहां पे इसको चिपका लो लिगेंड को। बिल्कुल 10 दिन के लिए चिपका लो, आपसे याद हो जाएगा, ये गारंटेड है। डेली हाँ सोते समय ये चीज आप देख लिया करो। पढ़ने का सही तरीका होता है, जो हमको याद नहीं होता उसे आप एक कागज में लिखो और उसको पिन से अपने जहाँ पे सोते हैं वहीं पे लगा लो। सोते समय भी एक बार देख के सो, उठते समय भी एक बार देख लो। विद्यालय जाना है तो एक बार देख के जाओ, विद्यालय से आओ फिर से आप उसी कमरे में जाओगे स्टडी रूम में, फिर से उसे आप एक बार देखो। तो जब आप उसे बार बार देखोगे, दिन में 4 से 5 बार देखोगे, तो 100% वो आपसे याद हो जाएगा बच्चों। तो साइनाइड का फिर से एक बार देख लो, CN है साइनो, आइसोसाइनाइड का NC हो गया आइसोसाइनो, थायोसाइनाइड का SCN है थायोसाइनेटो हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट NCS है ओ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन Cl क्लोरो, आयोडीन का आयोडो, हाइड्राइड का हाइड्राइडो H नेगेटिव है, नाइट्रो में NO2 1 नेगेटिव। एक चीज याद रखना, जो यहां पर आयन है ना, जैसे हम जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आयोडीन है इसके लिए -1 लेकर चलेंगे, H बस है हाइड्राइड है तो -1 लेकर चलेंगे, NO2 है नाइट्रो है
तो इसका -1 लेकर चलेंगे। नाइट्राइट है तो -1 लेकर चलेंगे। नाइट्रेट है तो -1 लेकर चलेंगे। एमाइड है -1 लेकर चलेंगे। एसीटेट है -1 लेकर चलेंगे। ऑक्साइड है तो 2 नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब ये मत कहना कि सर ये तो एक दंतुर है 2 नेगेटिव कहां से आ गया। आयन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें एक ही दाता परमाणु है, एक ही जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ऐसा नहीं है कि 2 दाता परमाणु। पैराऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, जब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या यौगिक निकालेंगे तो इसका मान -2 लेकर चलेंगे। ये चीज बताना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसमें ऑक्सीकरण संख्या बहुत अहम रोल रखने वाला है। ऑक्सीकरण संख्या यदि नहीं बन रहा है तो नॉमेनक्लेचर आपसे नहीं बनेगा, ये वादा है। इसी प्रकार बच्चों हमने ऋणात्मक आयन वाले या ऋण आयन वाले लिगेंड देख लिया। यहां पर देखो अमोनिया जो है उदासीन है, इसका IUPAC में एमीन लिखते हैं। पानी है, इसका IUPAC में एक्वा लिखते हैं। नाइट्रोसिल है NO, इसका IUPAC में नाइट्रोसिल। कार्बोनिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड है कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बोनिल लिखते हैं। थायोकार्बोनिल बच्चों तो थायोकार्बोनिल लिखते हैं। ये उदासीन है जिसमें कोई आयन ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से फास्फीन जो है इसमें भी उदासीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे इसको 0 रखकर चलेंगे। ट्राइफेनिल फास्फीन है, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे बच्चों यौगिक का तो इसका मान 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। थायोयूरिया है, थायोयूरिया का थायोयूरिया। पिरिडीन का पिरिडीन। हाँ, ये 3 धनात्मक आयन वाले हैं, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। ईयम जुड़ता है, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। नाइट्रो से ईयम जुड़ गया, ठीक है, तो नाइट्रोनियम हो गया। याद करना पड़ेगा बच्चों, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार बहुदंतुर लिगेंड में 2-3 ऐसे लिगेंड हैं जिनका नाम जानना जरूरी है। बहुदंतुर में आपको परिभाषा समझा ही दिया गया है कि बहुदंतुर लिगेंड क्या कहलाएगा बच्चों। कहने का मतलब जब हमारे पास कोई लिगेंड इस प्रकार से हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक से अधिक दाता परमाणु हो, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले एक से अधिक दाता परमाणु हो, मतलब 2 दाता परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हो। जैसे यहाँ पर NH2 तो 2 नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं। एथिलीन डायमीन में ये आपका CH2NH2 CH2NH2, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। मतलब इसमें 2 दाता परमाणु, इसलिए द्विदंतुर इसे बोल सकते हैं। ऑक्सलेट आयन इसी प्रकार से है बच्चों, और इसी प्रकार से ग्लाइसिनेट क्या है, ग्लाइसिनेट। ये सम्मित लिगेंड है, दोनों में समान है, लेकिन ये असम्मित लिगेंड है, दोनों में अलग अलग है। आगे आप पढ़ोगे सम्मित लिगेंड और असम्मित लिगेंड, आगे पढ़ोगे, बिल्कुल चिंता ना करें, इसी लेक्चर में पढ़ोगे। तो जब लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं बच्चों तो उन्हें हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। जब लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं, जैसे CH2 NH2 NH2। और वहीं पे जब 2 से अधिक हो तो त्रिदंतुर, तो वो भी बहुदंतुर के अंतर्गत ही आएगा। और केवल एक ही दाता परमाणु हो तो उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, जितना काम की चीजें मैं आपको समझा देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लेते होंगे। अब इसी लिगेंड में एक प्रकार आता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाता भाई साहब, कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, इसका अभिलक्षण, इसका महत्व लिखिए। तो लिगेंड का एक थोड़ा सा बड़ा रूप, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर मतलब इसमें कई सारे दाता परमाणु हैं, मतलब एक से अधिक, एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त हो जाता है, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं। और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड एवं बने हुए जटिल धातु को कीलेट कहते हैं। बिल्कुल चिंता ना करो, मैं इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एथिलीन डायमीन सबको पता है, CH2 NH2 CH2 NH2, यही है ना एथिलीन डायमीन। इसमें भी दाता परमाणु है, इसमें भी दाता परमाणु है। एथिलीन डायमीन है, बिल्कुल है। अब मैं कह दूं NH2 CH2 या आप NH2
CH2 और इसमें भी दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन में भी दाता परमाणु है। अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये नाइट्रोजन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये नाइट्रोजन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, कुल मिलाकर सभी के सभी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इसमें 4 दाता परमाणु हो चुके हैं, तो बहुतंतुर हो गया और इस प्रकार हो जाए कि एक वलय बना दिया। देखो जरा, एक वलय बन गया, ये भी एक वलय, ये भी एक वलय बन गया। अब ये जो है 2 पॉजिटिव के रूप में होता है, तो ये जो हमारा लिगेंड कहलाया वो कीलेट लिगेंड हो गया। कितना आसान है। एथिलीन डायमीन बन रहा है। एथिलीन डायमीन का फार्मूला है CH2NH2, CH2NH2। कौन कह सकता है, बिल्कुल कठिन है। 2 दाता परमाणु है, ये एरो का चिन्ह मतलब 2 दाता परमाणु। और मैं कह देता हूं CH2NH2 और CH2NH2, इसमें भी 2 दाता परमाणु, ये और ये। अब ये किसी धातु से जुड़ जाए, जैसे यहां पे कह देता हूं प्लेटिनम है, तो ये मेरा क्या कहलाया बच्चों, तो ये मेरा कीलेट लिगेंड कहलाया। जब कोई बहुतंतुर लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ जाता है, धातु आयन से, जैसे हमारे पास ये बहुतंतुर लिगेंड है, ये भी बहुतंतुर लिगेंड है, धातु परमाणु से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ जाता है कि एक वलय प्राप्त होता है, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। कितना सिंपल है, परिभाषा रटना नहीं है, समझना है। यूं चुटकी में आप तैयार करो बच्चों, यूं यार कुछ भी नहीं है। हमने कहा एथिलीन डायमीन ये बहुदंतुर है क्योंकि 2 दंतुर। एथिलीन डायमीन, इसके कई दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से इस प्रकार जुड़ गए कि एक वलय बन गया, एक वलय का निर्माण हो गया। इस वलय को हम एक कीलेट वलय कहते हैं और इस प्रकार के लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड कह देते हैं। सिंपल तरीके से आप देख लो, रटना नहीं पड़ेगा यार। उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा यदि अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर को देखता है, हर एक टॉपिक को क्लियर करता है, वो गारंटेड है भाई साहब, कभी हार मान ही नहीं सकता, कभी उसे ऐसा लग ही नहीं सकता कि यार हम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा उम्मीद यही रहता है कि सरल भाषा में आपको कम समय में अधिकतम चीजें दे सके। अब इसका विलक्षण आता है बच्चों, कीलेट लिगेंड एक दंतु लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी जटिल बनाती। वैसे भी भाई साहब यदि कोई किसी को बांध के रख दो तो वो भागेगा नहीं। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसके आगे पीछे मम्मी भी है, पापा भी है, बड़े भाई भी है, बड़ी बहन भी है, दादा दादी भी है, वो बंधा है, वो किधर भी जाएगा चारों तरफ से मार ही मार खाएगा, डांट ही डांट खाएगा, तो वो स्थायी है। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा लड़का, पड़ोसी का लड़का आकर के हमारे घर में है, वो अस्थायी है, वो अन्यत्र है, कहीं भी घूम सकता है, उसको पर ज्यादा फोकस कोई करने वाला नहीं है। ऐसा होता ही है यार, अपने बच्चे के समान दूसरे बच्चे से कोई इतना प्यार थोड़ी ना दे सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो घर का एक छोटा सा बच्चा है, वो जटिल रूप से बंधा है चारों तरफ से, तो अधिक स्थायी है। इसी प्रकार जो कीलेट लिगेंड है वो एक जटिल है, स्थायी है, और एक दंतुर वो कहीं भी जाकर जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक में देना भैया तो ही दोस्ती बना ले, तेरे से ही काम। और जिसके पास कई सारे दाता परमाणु वो तो भैया किसी धातु को अच्छे तरीके से जकड़ के पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कई दाता परमाणु, किसको पकड़ेंगे हम। इसलिए भैया ये थोड़ा सा स्थायी होते हैं। कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते वो 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं। जैसे 5 सदस्यीय आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना, सही है ना। बड़े समूह युक्त लिगेंड छोटे समूह युक्त लिगेंड की तुलना में अस्थायी वलय बनाते हैं। बहुत बड़े समूह वाले लिगेंड हैं तो थोड़ी से अस्थायी वलय का निर्माण करते हैं, मतलब स्थायित्व उनमें कम पाया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, कीलेट का महत्व। एक ही क्वेश्चन में पूछ देता है, कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट का विलक्षण और कीलेट का महत्व। स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है, आप नहीं ले रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका महत्व है, किसका महत्व क्या हमारे दैनिक जीवन में होता है, बिल्कुल हाँ। आंतरिक संगमन तत्वों के पृथक्करण में पृथक्करण करना है तो हमें कीलेट को समझना होगा। गुणात्मक विश्लेषण में कुछ धातु आयनों की पहचान में, यानी धातु आयनों का पहचान करना चाहते हैं तो कीलेट हमें वहां पे आवश्यकता पड़ती है। कठोर जल के मृदुकरण में, मतलब कठोरता को कम करने के लिए, जैसे समुद्री जल जो है कठोर जल होता है, इसके मृदुकरण में हम कीलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये महत्व है। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कीलेट किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड क्या है,
इसका भैया अभिलक्षण और इसका महत्व। तो फिर आपको तैयार रखना चाहिए कि हाँ भाई एग्जाम में तो आने वाला है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। तो कीलेट लिगेंड बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर ले। और आज मैं जो आपको एक दंतुल लिगेंड बोल रहा हूं, एक दंतुल लिगेंड, तो बच्चा उसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना ही करना चाहिए। कीलेट लिगेंड ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में एक दंतुल लिगेंड या द्विदंतुल लिगेंड बिल्कुल मुंह में याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी उपसंयोजी यौगिक का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। उभयधर्मी लिगेंड, तो इसमें आपको सबसे पहले इस शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ो। उभयधर्मी, उभय मतलब जो दोनों में हो, कुछ ऐसे ही होता है ना, जैसे नहीं बोलते उभयनिष्ठ ले लो, जब मैथ पढ़ते हैं आप 9th 10th 11th किसी भी क्लास में, तो उभयधर्मी, उभय मतलब दोनों में जो हो, है ना। उभय मतलब कुल मिलाकर के दो, ऐसा ही होता है ना। उभयधर्मी मतलब एक ही चीज में दो गुण हो जाए, जैसे आप एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति भी हो और चोर भी हो। अरे यार चोर तो नहीं है, अच्छे हो आप लोग, बहुत अच्छे हो। एक ईमानदार व्यक्ति हो और आप एक अच्छे चोर भी हो, दोनों का गुण पाया जाता है, तो ये उभयधर्मी गुण पाया गया। तो कुछ ऐसे ही लिगेंड होते हैं जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, मतलब दो दाता परमाणु के पास गुण होता है कि इलेक्ट्रॉनिक में दे सके हम। कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनमें दो दाता परमाणु है, मतलब दोनों का गुण सेम है। लिगेंड में तो एक दाता परमाणु होना चाहिए, लेकिन भाई यदि किसी लिगेंड में पहले एक जो एलिमेंट्स है वो दाता परमाणु है और कुछ यौगिक में दूसरा एलिमेंट जो है दाता परमाणु हो जाता है, जैसे साइनो है CN1 निगेटिव, इसको बदल दो NC, आइसोसाइनो हो जाएगा, आइसोसाइनो हो जाएगा। यहां पर अभी साइनो है, CN1 निगेटिव है। अभी मैंने आपको फिलहाल यहां पर 1 मिनट ये दिखाया था बच्चों, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी बताया था ना एक दंतुल लिगेंड, कहाँ गया भैया, इसमें है क्या, हाँ ये देखो साइनो है, कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक में देता है, साइनाइड का साइनो। NC कर दिया, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक में दे रहा है, तो आइसोसाइनो, मतलब इसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक देने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लिगेंड में ही, तो उसे हम भैया उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं, जैसे CN निगेटिव, SCN निगेटिव, NO2 निगेटिव। अभी SCN को NCS कर दो, थायोसाइनेटो कर दो, आइसोथायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट है, SCN निगेटिव, इसको बदल दो तो NCS निगेटिव, तो आइसोथायोसाइनेट हो जाता है। तो जब एक ही लिगेंड में दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही धनायन से जुड़ा होता है, एक स्थिति में एक ही से जुड़ा रहेगा, जैसे CN1 निगेटिव है तो कार्बन जो है यहां पे CN1 निगेटिव है, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म में किसको देगा, धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को, तो एक ही परमाणु जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों जुड़ जाए, एक बार में एक ही स्थिति दर्शाएगा। दोनों जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन युग्म में एक साथ नहीं देंगे। उभयधर्मी की प्रकृति यह है भैया कि CN1 निगेटिव है, इसके पास यह भी क्षमता है कि NC1 निगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं बच्चों सेतु लिगेंड की। तो सेतु लिगेंड में क्या होता है, जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ में बांधता है, यानी बांधने का काम करता है, उस सेतु लिगेंड कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे हमारे पास उपसंयोजी यौगिक होंगे जो जटिल यौगिक होंगे, उनमें कुछ लिगेंड एक साथ क्या करता है, बांधने का काम करता है। जैसे OH जो है हमारा OH1 निगेटिव है, NH है बच्चों, ये आपके सेतु लिगेंड होते हैं, सेतु लिगेंड होते हैं। सेतु का मतलब होता है बच्चों जोड़ने का काम, ठीक है। सम्मित और असम्मित लिगेंड की मैंने बात कर ली थी पहले भी कि एथिलीन डायमीन का क्या होता है, CH2 NH2 CH2 NH2। इसमें जो NH2 है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक देने वाले उपसंयोजी समूह है बच्चों,
यानी जो आपका कीलेट लिगेंड संलग्नी है वो जो है सेम है, लेकिन यदि वहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाए NH2 और CO नेगेटिव है तो फिर ये असम्मित लिगेंड कहलाते हैं। सम्मित मतलब समान और असम्मित मतलब अलग अलग भिन्नता। सम्मित मतलब समान और असम्मित मतलब अलग अलग भिन्नता। बच्चों समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब काम की चीजें बच्चों, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। जो बच्चे बेहतर रूप से नोट्स तैयार करते होंगे तो अच्छी बात है भाई साहब, बेहतर रूप से नोट्स तैयार करें और आप पढ़ते चलें। आगे देखो बच्चों, समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या किसे कहते हैं? तो देखो मेरे पास एक जटिल कार्बनिक यौगिक उप संयोज यौगिक लेकर चलता हूं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जिसमें यहाँ पर ले लेता हूँ K3 और आयरन है, ऑक्सलेट है, C2O4 है का होल थ्राइस। ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु, बिल्कुल सही है। इसमें लिगेंड की कितनी संख्या है? 3। तो जितने लिगेंड जुड़े होंगे उसके मूल संख्या को ही हम समन्वयन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर कितने लिगेंड? 3, तो समन्वयन संख्या 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल करता हूं भैया, सोडियम है, Si सिलिकॉन है ना, और F6, तो इसमें फ्लोरीन की संख्या 6। तो जितने लिगेंड जुड़े होंगे उनकी मूल संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। किसी भी यौगिक में, उपसंयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं, जुड़े हुए लिगेंडों की मूल संख्या, कितने लिगेंड उसमें जुड़े हैं परफेक्ट रूप से बच्चों, उसी को हम बोलते हैं उसका समन्वयन संख्या। यहां पे 6 आयरन है, आयरन नहीं है यार, ये लोहा नहीं है, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरो 6 फ्लोरो है ना, फ्लोरीन। तो 6 फ्लोरीन है, फ्लोराइड जिसे बोलते हैं 1 नेगेटिव आयन होता है। तो वही इस पर जो मूल संख्या 6 है और इसकी समन्वयन संख्या 6 होगी। यहां पर देखो CN2 मतलब साइनाइड की संख्या जो है 2 है, उसे हम बोलते हैं समन्वयन संख्या। इसके बाद बच्चों समन्वयन क्षेत्र। जब हम केंद्रीय धातु परमाणु की बात करते हैं उसमें जो जुड़े लिगेंड है बच्चों, इसको हम एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इस कोष्ठक के अंदर के क्षेत्र को ही समन्वयन क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है और जो हमारा लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया और जो आपका लिगेंड है इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, तो आपस में बंध का निर्माण हो गया, उपसंयोजी बंध बना लिए। एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाता है, इसलिए तो उपसंयोजी बंध का निर्माण होगा। अब इसको एक बड़े कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है, एक बड़े कोष्ठक के अंदर इसे लिखा जाता है, तो इस बड़े कोष्ठक को ही हम उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है ना बच्चों, ये लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और लिगेंड भी भैया देने के लिए आतुर है इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर समन्वयन संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका समन्वयन संख्या भैया 4 कहोगे, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड है उनकी मूल संख्या 6 है जो जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे सर सल्फेट ये कहां से आ गया? सल्फेट उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इसे आयनीकरण क्षेत्र कहते हैं। यानी जो भी हमारा समन्वयन क्षेत्र है उसके बाहर वाले भाग को आयनीकरण क्षेत्र या आयनीकरण कोष्ठ कहते हैं। ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसे हम उपसहसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन कोष्ठ भी कहते हैं और बाहर वाले भाग को बच्चों हम आयनीकरण क्षेत्र कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड के साथ सीधे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है और इनको दर्शाने के लिए हम बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। उस कोष्ठक को ही हम समन्वयन कोष्ठ कहते हैं या उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं और बाहर वाले भाग को बच्चों आयनीकरण क्षेत्र कहते हैं। आयनीकरण क्योंकि टूटेगा तो आयन बनाएगा, आयनीकरण क्षेत्र हो जाएगी। समझ रहे हैं चीजें? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है भाई? कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड को जोड़ना है तो जोड़ने से पहले उस परमाणु में कितने आयन हैं उन आवेशों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये ऑक्सीकरण संख्या आपको अगले लेक्चर में क्लियर होगा कि कैसे निकालना है किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या। जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है बच्चों, ये कोबाल्ट है, यहाँ पर NH3 है का होल 4 है,
Cl4 है, 2 निगेटिव है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय कोबाल्ट का निकालना है, X करो। अमोनिया उदासीन है, 4 भले हैं लेकिन 0 हो जाएगा। क्लोरीन का -1 है, बराबर जो आयन है तो इधर लिख दो। x -4 बराबर -2, x बराबर +4 -2, x बराबर आ गया +2। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया। लेकिन ये कब बनेगा ऑक्सीकरण संख्या बच्चों? जब आपसे क्या बनेगी? जब आपसे ये समूह बनेगा कि साइनाइड का 1 निगेटिव होता है। ये जब आपसे समूह बनेगा कि साइनाइड का 1 निगेटिव होता है, आइसोसाइनाइड का 1 निगेटिव होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा अमोनिया, भैया अमोनिया उदासीन है तो मैंने 0 रखा। क्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन 1 निगेटिव है तो 1 निगेटिव रखा। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखोगे आप लोग बेहतर रूप से, तभी आप बच्चों समझ पाओगे कि वास्तविक रूप से क्या चीज़ है ऑक्सीकरण संख्या। तो ये मैं नामकरण पढ़ाते पढ़ाते ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंतित ना हूँ। एक आध और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर ऑक्सीकरण संख्या में निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा पोटेशियम K3 हो गया, आपका बच्चों आयरन है Fe हो गया, C2O4 है का होल थ्राइस हो गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। देखो पोटेशियम पहले समूह का तत्व है और पहले समूह का जो होता है वो 1 होता है, 3 है, 3 गुणे 1। आयरन का निकालना है X है, इसका 2 निगेटिव होता है और गुणे में 3 बराबर, यदि आयन नहीं है तो 0 रख दो। यदि आयन नहीं है बच्चों तो 0 रख दो। तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या है। बिल्कुल सिंपल है ऑक्सीकरण संख्या, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अलग से लेक्चर लाऊंगा, बेहतरीन रूप से आपको समझाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट रखें, आप लोग प्यार दें। प्यार का मतलब लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 100 रुपीज़ चार्ज है मात्र, बेहतर रूप से 100 नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।